जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका यूपीपीएससी वाले भैया यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 2023 का मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि यूपीपीएससी के द्वारा बार बार पूछा गया है और ये घटना चक्र से लिया गया है। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का बुक का कंपाइलेशन है ये। साथ ही आपका एग्जाम असिस्टेंट रजिस्ट्रार का होने वाला है 27 और 28 अप्रैल को। उसमें जनरल स्टडीज के लिए ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बेहतर साबित होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने इसका कंपाइलेशन किया है, क्योंकि इसका देखिए पहला क्वेश्चन ही है वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रीवियस ईयर एग्जाम में जनरल स्टडीज में पूछा गया है। इसलिए मुझे लगता है कि जनरल स्टडीज के लिए रामबाण साबित होगा घटना चक्र का प्रीवियस ईयर मेंस का, और वो सारा ईयर का इसमें कंपाइलेशन हम कर रहे हैं। इसको आप लोग देखिए और एक रीडिंग जैसे ही आप कर लेंगे तो जनरल स्टडीज में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं घटना चक्र प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चंस। वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। वैदिक साहित्य प्राचीन भारतीय ज्ञान राशि एवं गहन अंतर्दृष्टि की समृद्धि को प्रकट करता है। सहस्राब्दियों से रचित ये ग्रंथ न केवल धार्मिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि विचार, सामाजिक मानदंडों और परंपराओं के विकास का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है। तो वैदिक साहित्य प्राचीन काल से ही हमारे लिए प्रासंगिक है, जिसमें अभी के जो भारतीय ज्ञान राशि है उसका गहन अध्ययन और उसकी समृद्धि इसमें देखने को मिलती है। और बहुत पहले से ये जो रचित ग्रंथ है ये हमारे धार्मिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही आप हमारे विचार, जो समाज का मानदंड है, जो परंपराएं हैं, उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है। हमारे जो विचार हैं, जो सामाजिक मानदंड है और जो हमारे परंपराओं का विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं वैदिक साहित्य से ओतप्रोत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वैदिक साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये इसे मुख्य रूप से दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, और ये दो व्यापक श्रेणी कौन सा है? वो है पहला श्रुति साहित्य और दूसरा है स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य से तात्पर्य सुनकर लिखे गए साहित्य से है। श्रुति साहित्य वैसा साहित्य जिसे सुनकर लिखा गया है, जिसमें आते हैं वेद, आरण्यक तथा उपनिषद। वेद, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सारे क्या हैं? वो श्रुति साहित्य हैं। वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं जिनको लिखा गया है। आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा बिल्ड करके रखना है कि श्रुति साहित्य में वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद ग्रंथ आते हैं। आज तक हम पढ़ते आए थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सारे वेद क्या कैसे लिखा गया है? सुनकर लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, कौशितकी, शतपथ, जैमिनी इत्यादि है। ये भी ग्रंथ सुनकर लिखा गया है। ऐतरेय, कौशितकी, शतपथ, जैमिनी इत्यादि। आरण्यक ग्रंथ है, इसे भी सुनकर लिखा गया है। यह है ऐतरेय, कौशितकी, छांदोग्यारण्य। तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ दोनों में आते हैं ऐतरेय, कौशितकी। उपनिषद जो है वो 108 उपनिषदों की संख्या है, जिसमें महत्वपूर्ण है ईश, केन, कठोपनिषद इत्यादि। और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि श्रुति साहित्य का मतलब होता है सुनकर लिखा गया साहित्य, और वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सारे सुनकर लिखे गए हैं। वेद के जो प्रकार है 4 प्रकार आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ में आता है ऐतरेय, कौशितकी, शतपथ, जैमिनी इत्यादि। आरण्यक में आता है ऐतरेय, कौशितकी, छांदोग्यारण्य, और उपनिषद में 108 उपनिषद हैं। सबका नाम यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है महत्वपूर्ण उपनिषद ईश, केन, कठोपनिषद इत्यादि। ये सारे सुनकर लिखे गए। अब बारी आती है स्मृति साहित्य की। स्मृति साहित्य का मतलब है, स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया जाना, और जो पूरक है समय के साथ बदल सकता है। ये मानव रचनाएं हैं जो सामाजिक आचरण के नियमों और विनियमों का विवरण देती है। इसमें धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम आदि शामिल है। तो स्मृति साहित्य मानव द्वारा लिखा गया है और याद करके लिखा गया है, और समय के साथ ये चूंकि मानव रचनाएं हैं, समय बदलता है तो ये रचनाएं भी बदलती है। सामाजिक आचरण के नियमों विनियमों का ये विवरण देती है। इसी तरह से ये साहित्य भी बदलता चला जाएगा। इसमें धर्मशास्त्र
पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम आदि को शामिल किया गया है। स्मृति साहित्य को यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया गया है। स्मृति साहित्य में महत्वपूर्ण वाक्य आप पढ़े होंगे, सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। ये स्मृति साहित्य का एक वाक्य है। स्मृति साहित्य में आता है कर्मकांड संबंधी सूत्र साहित्य। दूसरा आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में केंद्रीय सिद्धांत, यज्ञ, अनुष्ठान, ये सब स्मृति साहित्य के प्रकार हैं। ज्योतिष, और इसमें एक महत्वपूर्ण भाग होता है वेदांग, जिसके 6 अंग होते हैं। वो होते हैं शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। वेदांग के 6 भाग है, ये स्मृति साहित्य के ही पार्ट हैं। कर्मकांड संबंधी सूत्र साहित्य में आते हैं स्रोत, गुह्य, धर्म, शूल, और आपने बाकी सबको देख लिया स्मृति साहित्य में। एक बार आप रिवीजन करेंगे समझ में आ जाएगा। आधुनिक समय में क्या प्रासंगिकता है इसकी, वो यहाँ पे व्याख्या किया गया है, इसको देखिए। प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद भी वैदिक साहित्य आज भी प्रासंगिक है। इन ग्रंथों में बड़े पैमाने पर वर्णित योग और ध्यान की अवधारणाओं को वैश्विक स्तर पर अपनाया गया। भूमि सूक्त जैसे उद्गीतों से पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। यहाँ पे भूमि सूक्त से पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है, वहां से लिया गया है। और वैदिक साहित्य आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। हमारा समाज भी आज कहीं ना कहीं उससे प्रेरित है। और जो आज के समय में योग ध्यान की जो अवधारणा है और जो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे इसे अपनाया गया है, वो भी वैदिक साहित्य से ही प्रेरित है। एक उल्लेखनीय केस स्टडी भारत में 1970 के दशक का चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन, जिसमें कार्यकर्ताओं ने वनों की रक्षा के लिए वैदिक शिक्षाओं से प्रेरणा ली। अतः स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिनमें प्राचीन भारत की आध्यात्मिक, दार्शनिक और सामाजिक यात्रा का इतिहास वर्णित है। यह केवल अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि इसके द्वारा प्रस्तुत मूल्यों, विचारों और प्रश्नों में कालातीत प्रकृति का प्रमाण है। ये वैदिक साहित्य का परिचय हो गया, ऐसे लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खां के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। और टिप्पणी कैसे लिखना है? सर सैयद अहमद खां 19वीं शताब्दी के ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत के मुस्लिम समुदाय में नई चेतना के संचार के लिए उन्हें आधुनिक शिक्षा, संस्कृति और चिंतन पद्धति अपनाने को प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति सुधारने हेतु वैज्ञानिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इन्होंने किन किन चीजों पर काम किया, उनका कुछ पार्ट आप लिख देंगे। जैसे कि सर सैयद अहमद खान जी 19वीं शताब्दी में आधुनिक शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया और संस्कृति पे ज्यादा जोर दिया। भारतीय मुसलमानों को की स्थिति सुधारने के लिए उनको शिक्षा के प्रति जागरूक किया, वैज्ञानिक शिक्षा के लिए को महत्व दिया। ये सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अब जो मूल पॉइंट है उसमें लिख सकते हैं शैक्षिक पहल और सुधार क्या क्या किए उन्होंने। रूढ़िवादी प्रतिरोध के सामने सर सैयद की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता अटूट थी। उनकी पहलों में शामिल है, वो क्या क्या पहल उन्होंने किया था शैक्षिक पहल, वो था पहला साइंटिफिक सोसाइटी, दूसरा उन्होंने स्थापना किया शैक्षिक संस्थान का, फिर साहित्यिक कृतियां उनकी थी और अंग्रेजी को उन्होंने बढ़ावा दिया था। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का काफी योगदान रहा है, समाज पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। इन्होंने तर्कवाद के सिद्धांत का समर्थन किया, सामाजिक एकता के प्रति जागरूक किया। ये सारा पॉइंट आप लिखते चले जाएंगे। अब इनका विस्तार से हम करते हैं चर्चा। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में उन्होंने पश्चिमी कार्यों का देसी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भारत में अपनी तरह की पहली साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की। तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना किसने किया? तो ये किया था सर सैयद अहमद खान ने। शैक्षणिक संस्थान 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य पश्चिमी और ओरिएंटल शिक्षा का मिश्रण करना था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का काम था जो पूर्वी शिक्षा है और पश्चिमी शिक्षा है, दोनों के मिश्रण से शिक्षित करना अपने समुदाय को। आगे चलकर यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन हुआ। आगे चलकर यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहला नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। साहित्यिक कृतियां क्या क्या थी इनकी? सर सैयद ने निबंध और टिप्पणियां लिखी, जैसे सर विलियम मुयर द्वारा पैगंबर मोहम्मद की आलोचना का खंडन किया इन्होंने। सर विलियम मुयर ने पैगंबर मोहम्मद की आलोचना की थी
और उनका खंडन इन्होंने साहित्यिक कृतियां के माध्यम से दिया। सर सैयद अहमद खान ने, उन्होंने निबंध लिखा, टिप्पणियां लिखी और पैगंबर मोहम्मद का जो आलोचना था उसका खंडन किया। उनकी पत्रिका तहजीबुल अखलाक का उद्देश्य मुसलमानों के लिए सुधार और शिक्षा था। उनकी एक पत्रिका भी थी जिनका नाम था तहजीबुल अखलाक। अभी तक हम जो पढ़े हैं उसमें 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जिसको याद किया जा सकता है। पहला है साइंटिफिक सोसाइटी, जिसका स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था और पश्चिमी कार्यों का देसी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए हुआ था। दूसरा आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान में 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, जो बाद में मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ और इसका उद्देश्य था पूर्वी देशों की शिक्षा और पश्चिमी देशों की शिक्षा। यहाँ पे ओरिएंटल शिक्षा का मतलब पूर्वी देशों का शिक्षा है और पश्चिमी देशों का शिक्षा है, दोनों को मिश्रित करके और शिक्षा का एक नया रूप प्रस्तुत करना। और तीसरा पत्रिका लिख सकते हैं तहजीबुल अखलाक, जो कि मुसलमानों के सुधार और शिक्षा से संबंधित था। ये सारा कार्य सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इन्होंने अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा का प्रचार किया, यह दावा करते हुए कि कुरान ने कारण और तर्क को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा महिला शिक्षा के समर्थक तथा शिक्षा व्यवस्था में सांस्कृतिक मूल्य को महत्व दिया। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का योगदान साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना, साहित्यिक कृतियां, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, तर्कवाद को बढ़ावा देना, मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर प्रभाव, सामाजिक एकता पर बल, साहित्यिक कृतियों की रचना, यही मेन पॉइंट है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इसी से डिटेल कर लेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, इसी को 2, 3, 4, 5 पंक्ति में लिखकर आप पूरा कंक्लूड कर सकते हैं। यही मेन पॉइंट है। समाज पर प्रभाव क्या था? उनके सुधार शैक्षणिक पाठ्यक्रम के दायरे से आगे निकल गए। उन्होंने एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली की कल्पना की जो छात्रों में तर्कवाद, वैज्ञानिक स्वभाव और आधुनिकतावादी विचारों को जन्म दे। उनका प्राथमिक ध्यान मुस्लिम शिक्षा पर था। उनकी विरासत ने व्यापक रूप से भारतीय समाज को प्रभावित किया और उन्होंने तर्कवाद पर भी जोर दिया था, जहां पे आधुनिक विज्ञान और तर्कवाद के साथ इस्लाम की अनुकूलता को बढ़ावा देकर उन्होंने मुस्लिम नेताओं और विद्वानों के लिए नया आधार तैयार किया। सामाजिक एकता के लिए भी वो प्रतिबद्ध थे। हिंदू मुस्लिम एकता एवं मतभेदों का सम्मान करते हुए समानता को बढ़ावा दिया। स्पष्ट है कि सर सैयद ने आधुनिक शिक्षा के लिए अपनी अग्रणी दृष्टि के साथ भारतीय समाज एवं शिक्षा व्यवस्था में प्रगतिवादी और तर्कसंगत सोच को शामिल किया। भारतीय लोकाचार के साथ पश्चिमी शिक्षा के समामेलन पर उनके जोर ने भारत में शैक्षिक पुनर्जागरण की नींव रखी। तो शैक्षिक पुनर्जागरण की नींव का अगर बात करें तो सर सैयद अहमद खान का नाम जरूर आएगा। प्रश्न संख्या 3, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुई थी उसके बाद जो भारत का एकीकरण हुआ था उसमें सरदार पटेल जी की क्या भूमिका थी ये लिखना है। और इसका जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है वो इस प्रकार है। देश की स्वतंत्रता के समय लगभग 562 रियासतें मौजूद थी। 562, जिस समय में देश स्वतंत्र हुआ था उस समय में हमारे पास जो रियासतें थी वो 562 थी। इन रियासतों का एकीकरण अत्यंत जटिल मुद्दा था, जिसे देश के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय के ये उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अत्यंत सूझबूझ, कूटनीति एवं धैर्य के साथ हल करने में सफलता प्राप्त की। यानी कि ये 562 टुकड़ों में जो हमारा भारत था उसको एक किया, एक देश बनाया इन्होंने अपने सूझबूझ से। अब उनके बारे में लिखते हैं कि ये एकीकरण में इनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक चुनौतियां और संदर्भ। प्रारंभिक चुनौतियां और उनके संदर्भ की चर्चा यहाँ पे की गई है। चुनौतियों में शामिल है अंग्रेजों की वापसी से राजनीतिक शून्यता हो गया था। जब अंग्रेज चले गए थे तो राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। साथ ही चुनौती के रूप में आजादी के बाद की विविध चुनौतियां थी, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वहाँ पे काफी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है, एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों को देखते हुए इनको एकीकरण करना था, जो कि काफी कठिन लग रहा था। सांप्रदायिक तनाव भी था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई धर्म के लोग यहाँ रहते थे और सबको एक करना ये काफी चुनौती भरा कार्य था। तो इसको भी लिखना है यहाँ पे, सांप्रदायिक तनाव। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प भी दिया गया था। तो ये जो 562 यहाँ पे रियासतें थी, इनको ये बोला गया था कि या तो आप इंडिया में शामिल हो जाइए या फिर आप पाकिस्तान में चले जाइए, और नहीं तो अगर आप दोनों में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं।
लेकिन ये जो तीसरा विकल्प था कि स्वतंत्र आप रह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं विखंडित करती है भारत की एकता और अखंडता को। तो ये चीज इनको खल रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिसे इन्होंने अपने सूझबूझ और ताकत दल बल से कंप्लीट किया। जैसे कि हैदराबाद का इन्होंने एकीकरण किया, वहां पे इन्होंने सैन्य कार्यवाही और अपने ताकत के बल पे शामिल किया। तो जहां पे जिस चीज की आवश्यकता थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसका उपयोग किया और एकीकरण किया भारत का। एकीकरण के लिए रणनीतियां एवं कार्य, गाजर एवं छड़ी की नीति। ये गाजर एवं छड़ी की नीति क्या है, इसको जानिए। मैंने पहले ही बोला है कि जो आदमी प्यार से मान रहे थे, जो रियासतें प्यार से मान रही थी, उनको प्यार से मिलाया जा रहा था भारत में, और जो रियासतें बदमाशी कर रही थी, बातें नहीं मान रही थी, उनको छड़ी की नीति से मिलाया गया। यानी कि प्यार से या जबरदस्ती आपको भारत में शामिल होना है। तो एकीकरण का जो इनका सपना था उसके तहत आपको आना पड़ेगा। चतुर राजनीतिक कौशल प्लस कूटनीति प्लस अनुनय, ये तीनों मिलकर गाजर एवं छड़ी की नीति बनती है। चतुर राजनीतिक कौशल प्लस कूटनीति प्लस अनुनय। चतुर राजनीतिक कौशल में आता है अनुनय की नीति, प्रलोभन की नीति, दंड की नीति। ये तीनों जो है गाजर एवं छड़ी की नीति में, आप इसको 3 पार्ट में लिख सकते हैं। अनुनय की नीति, प्रलोभन की नीति, दंड की नीति। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप विनती कर सकते हैं कि आपसे विनम्र विनती है, आप शामिल हो जाइए। ये हो गया प्यार से। दूसरा है प्रलोभन की नीति, आपको कुछ प्रलोभन दिया जाता है कि आप हमारे साथ शामिल होइएगा तो आपको ये सुविधा देंगे, ये सुख देंगे, वो सुख देंगे। तो ये प्रलोभन हो गई। दंड की नीति ये हो गया कि अगर कोई बात नहीं मान रहा है, ये अनुनय करने के बाद भी, प्रलोभन देने के बाद भी, तब उसके साथ दंड की नीति के तहत उसको अपनाया गया है। जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये 3 ऐसी रियासतें थी जिसको दंड की नीति के तहत भारत में मिलाया गया। अनुनय की नीति में बीकानेर, बड़ौदा, राजस्थान एवं अन्य रियासतें शामिल हुई। प्रलोभन की नीति में प्रिवी पर संवैधानिक छूट, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार, अधिकतर रियासतों का विलय, इसमें किया गया प्रलोभन की नीति में। और दंड की नीति आपको मैं बता चुका हूं। विलय के बाद अगला कदम प्रशासनिक एवं राजनीतिक एकीकरण था। सरदार पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन में भूमिका निभाई। उनका मानना था कि यह प्रशासनिक रूप से अधिक व्यवहार एवं सांस्कृतिक रूप से सामंजस्य पूर्ण होगा। तो भाषा के आधार पर भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो तो आज के समय में भी आपको देखने को मिल रहा है। साउथ में देख लीजिए, प्रॉब्लम है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां, पटेल के दृष्टिकोण और नेतृत्व में तीव्र एकीकरण। थोड़े समय में लगभग सभी रियासतें या तो अनुनय, विनय या हठ उपायों के माध्यम से भारत में शामिल हो गए, और बहुत जल्दी इन्होंने शामिल कर लिया। संयुक्त क्षेत्र का गठन, प्रयासों से एक संयुक्त क्षेत्र की स्थापना हुई जिसने भारत के प्रशासनिक परिदृश्य की नींव रखी, जैसा कि हम आज जानते हैं। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, सरदार पटेल ने अपने निर्णायक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से आधुनिक भारत की रूपरेखा तैयार की। इसी कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क भी सरदार पटेल जी को कहा जाता है। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन, क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करता है। अब न्यूज में सुनते होंगे, कहीं महाराष्ट्र हिंदी बोलने पे मारता है, साउथ इंडिया में हिंदी बोलने पे हिंदी भाषी के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो ये क्षेत्रवाद किस तरह से भारत के विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, इस पे चर्चा करते हैं। क्षेत्रवाद, जिसकी विशेषता क्षेत्रीय पहचान, हितों और राष्ट्रीय चिंताओं पर जोर है, की जड़ें भारत की विविध सामाजिक संस्कृति ताने बाने में गहरी है। यह अत्यधिक निष्ठा या लगाव को प्रदर्शित करता है, जिसमें संस्कृति, भाषा, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक एवं सामाजिक उपकरण जैसे अवयव शामिल है। क्षेत्रवाद क्या होता है? क्षेत्रवाद में जिस क्षेत्र का लोग होता है उसको अपने क्षेत्र के प्रति लगाव होता है, सहानुभूति होता है, और वो उसका बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्रीय भाषा का, उनके क्षेत्रीय कल्चर का हमेशा विकास हो। क्षेत्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ऐतिहासिक कारण और सांस्कृतिक एवं भाषाई अंतर की चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक कारण जो है वो ऐतिहासिक स्वायत्तता या विशिष्ट साम्राज्य वाले क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पहचान की गहरी भावना, ये गहरी भावना जो क्षेत्रीय पहचान की, ये क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का कारण है। सांस्कृतिक एवं भाषाई अंतर, भाषाई आधार पर बने राज्य एवं पूर्वोत्तर संस्कृति दोनों में अलग अलग अंतर होता है। साउथ की संस्कृति अलग है, नॉर्थ की अलग है, तो ये सारी अंतर भी क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का कारण बनता है। क्षेत्रवाद द्वारा निर्मित बाधाएं, ये क्षेत्रवाद जो क्या क्या बाधाएं उत्पन्न करती है उसमें आता है नीति पक्षाघात, आर्थिक असमानताएं, सामाजिक अशांति, एकीकरण में बाधा,
एटसेट्रा। नीति पक्षाघात क्या होता है? मजबूत क्षेत्रीय भावनाएं राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है। मैंने पहले ही बोला कि जो क्षेत्रीय भावनाएं होती है उनके विकास के लिए अगर कोई राष्ट्रीय नीति भी है के कार्यान्वयन में ये क्षेत्रवाद की नीति बाधा डाल सकती है। उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है ना, जो कावेरी जल विवाद है ये अंतरराज्य नदी जल विवादों के कारण अक्सर गतिरोध पैदा करता है तो हमारे देश के राज्य ही, लेकिन क्षेत्रवाद के कारण ये दोनों राज्य आपस में टकराते रहते हैं। आर्थिक असमानताएं, क्षेत्रीय विकास पर अत्यधिक ध्यान राज्यों के बीच आर्थिक असमानताएं पैदा कर सकता है। अपने क्षेत्रीय उद्योगों को प्राथमिकता देने वाले राज्य अनजाने में संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी कर सकते हैं। ये भी मैंने बताया है कि जो क्षेत्रवाद से प्रेरित होता है राज्य, वो सबसे पहले अपना देखता है, अपने क्षेत्र का विकास देखता है, और अपने विकास में अगर किसी दूसरे का अहित भी हो जाता है दूसरे राज्य का तो उसकी अनदेखी कर देते हैं। इससे तो प्रगति नहीं हो सकता, क्योंकि भारत राज्यों से मिलकर बना राज्यों का संघ है, इसमें सभी की प्रगति आवश्यक है, तभी देश विकसित होगा। तो क्षेत्रवाद इनमें गतिरोध पैदा करता है। आगे है सामाजिक अशांति। आक्रामक क्षेत्रवाद सामाजिक तनाव को जन्म दे सकता है। उदाहरण राज्यों के निर्माण में हिंसा, नक्सलवाद। जो आक्रामक क्षेत्रवाद होता है वो सामाजिक तनाव उत्पन्न करेगा। जैसे अब महाराष्ट्र में बिहार यूपी से लोग जाएंगे, उसको पीटेगा, बोलेगा कि तुम बिहारी है, हमारे राज्य में मत आओ। तो ये क्या है? आक्रामक क्षेत्रवाद है। ये हमारे सोसाइटी में तनाव उत्पन्न करता है। एकीकरण में बाधा, यह राष्ट्रीय एकीकरण के बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। क्षेत्रीय पहचान पर जोर देने वाले आंदोलन गैर क्षेत्रीय हो सकते हैं, जो शत्रुता एवं विभाजन को बढ़ावा दे सकते हैं, है ना। यह राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। और क्षेत्रीय पहचान पर जो लोग जोर देते हैं उसमें आंदोलन हो सकता है, और उनके क्षेत्र में अगर कोई दूसरे राज्य का गैर क्षेत्रीय लोग जाते हैं तो उनके साथ शत्रुत्व, उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार हो सकता है, विभाजन की स्थिति पैदा हो सकता है। विकास को प्रभावित करने वाले क्षेत्रवाद के उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। बुनियादी ढांचा परियोजना, व्यापार एवं वाणिज्य, राजनीतिक एवं शासन, ये सारे इनके उदाहरण हैं। बुनियादी ढांचा परियोजना में नदी जोड़ो परियोजना जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को क्षेत्रीय हितों और विवादों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये आप पहले भी कावेरी जल विवाद पढ़ चुके हैं, इसी का है। नदी जोड़ो परियोजना अगर भारत सरकार चाहती है कि सभी राज्यों के नदियों को हम जोड़ रहे हैं, वहां पे ये क्षेत्रवाद के कारण खड़ा हो जाएगा, नहीं हम अपना पानी नहीं देंगे, हम इस परियोजना से नहीं जुड़ेंगे, तो ये जो बुनियादी ढांचा परियोजना है विफल हो जाएगी, भारत के विकास को प्रभावित करेगी। व्यापार एवं वाणिज्य, उदाहरण राज्य संरक्षकवाद, कृषि उपज की आवाजाही पर राज्य प्रतिबंध। अब कृषि का उत्पाद हो रहा है, उसके उपज का जो है मार्केटिंग करना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना है, और वहां पे अगर प्रतिबंध राज्य लगा देगा तो इससे भी व्यापार एवं वाणिज्य प्रभावित होगी। राजनीतिक एवं शासन, गठबंधन सरकारें कभी कभी क्षेत्रीय दलों के हितों से प्रभावित हो राष्ट्रीय हितों पर क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दे सकती है, जिससे शासन प्रभावित होती है ना। तो जब गठबंधन की सरकारें होंगी तो वहां पे जो क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में होगा वो राष्ट्रीय दल पे अपना प्रेशर बनाएगा, दबाव बनाएगा कि उनके क्षेत्र की बातों को बहुत जोर शोर से रखा जाए और उनको प्राथमिकता दिया जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरे देश को पीछे रखकर एक क्षेत्र के को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, जो कि बाधक है। यद्यपि क्षेत्रवाद में सकारात्मक पक्ष भी है, यथा क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान होता है, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है, क्षेत्रीय पहचान की अस्मिता इत्यादि ये सब वहां पे प्राप्त होता है। किंतु क्षेत्रवाद भारत की विविधता की समृद्धि को रेखांकित करते हुए देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर सकता है। अगर सिर्फ एक स्टेट के बारे में सोचे तो क्षेत्रवाद उस राज्य के लिए लाभदायक है, सिर्फ एक के लिए, लेकिन अगर संपूर्ण राज्यों को देखें, सबके विकास की देखें तो यहाँ पे ये उसके लिए बाधक उत्पन्न होती है और चुनौती पैदा कर देती है। अत्यधिक क्षेत्रवाद द्वारा उत्पन्न बाधाएं क्षेत्रीय आकांक्षाओं एवं राष्ट्रीय विकास के बीच नाजुक संतुलन को रेखांकित करती है। पांचवा क्वेश्चन है, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, टिप्पणी कीजिए। बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है, हो सकता है इस पे क्वेश्चन भी आ जाए। तो बेरोजगारी के कारण भारत में निर्धनता भी है, गरीब भी है लोग, वो कारण बताना है आपको, उस पर टिप्पणी लिखना है। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार हो परंतु उसे कार्य न प्राप्त हो।
वही निर्धनता से तात्पर्य जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता से है। तो बेरोजगारी उसको बोलते हैं कि काम करने के लिए आदमी तैयार बैठा है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार है। और निर्धनता का मतलब ये होता है कि जो खाने पीने की चीज है, पहनने की चीज है, रहने की चीज है, वो जरूरतें भी नहीं पूरी होती है, जो जरूरत की चीजें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं, वो नहीं पूरा होता है, उसको गरीबी को बोलते हैं, निर्धनता बोलते हैं। भारत में बेरोजगारी एवं निर्धनता के बीच सीधा संबंध है। ये संबंध क्या है? बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों और परिवारों की आय में कमी होती है, जिससे खपत में कमी, कुपोषण एवं शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त पहुंच होती है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेटेड है बेरोजगारी निर्धनता से। निर्धनता और बेरोजगारी में अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। बेरोजगारी है तो गरीबी है, अगर मानिए किसी को रोजगार मिल जाएगा तो उसके घर में गरीबी खत्म हो जाएगा। ये सभी गरीबी के संकेतक हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2018-19 के अनुसार लगभग 6.1% की उच्च बेरोजगारी दर को बताया गया है, उसमें संकेत किया गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये एब्रेविएशन में भी पूछेगा, इसको याद करिएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मल्टी पावर्टी इंडेक्स MPI, मल्टी पावर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार अभी भी लगभग 230 मिलियन से ज्यादा लोग गरीब हैं। बहुत बड़ा ये संख्या है, 230 मिलियन। समझ में आ रहा है कितना गरीब है पूरी दुनिया में लोग। और ये चक्र चलता रहता है, इस चक्र को भी आप लिख सकते हैं। बेरोजगारी, बेरोजगारी से क्या होता है? निम्न आय होता है, मतलब कम आमदनी होगा, और इस कम आमदनी के कारण आदमी अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पे कम खर्च करेगा, जिसके कारण वो अनपढ़ हो जाएगा, कम पढ़ा लिखा रहेगा, और स्वास्थ्य पे खर्च नहीं होगा तो उसका जीवन स्तर बहुत नीचे का होगा, बहुत निम्न स्तर का होगा, और निम्न उत्पादकता इसके कारण होगी। जब उसका जीवन स्तर ही निम्न होगा तो उससे प्रोडक्टिविटी की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? निम्न उत्पादकता होगी, और जैसे ही कम उत्पादन करेगा वो, तो उसका आर्थिक विकास भी कम होगा। ये चक्र चलता रहेगा और आदमी गरीबी के जंजाल में फंसा रहेगा। भारत में व्याप्त निर्धनता का मुख्य कारण बेरोजगारी है। भारत में जो गरीबी है उसका मेन कारण बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए, सबको नौकरी मिल जाए, तो कोई गरीब नहीं रहेगा भारत में। बेरोजगारी के कारण धनाभाव की स्थिति, जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं हो पाती, फलतः गरीबी बढ़ती है। अब बेरोजगारी रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो बेचारा क्या खाएगा, क्या पिएगा? गरीबी रहेगा। बेरोजगारी के कारण बचत न हो पाने की स्थिति में निवेश नहीं हो पाता, यानी इन्वेस्टमेंट। पैसा रहेगा ही नहीं तो बैंक में जमा कैसे करेगा आदमी? तो ये भी एक कारण है, जमा ही नहीं होगा उसके पास पैसा, जिससे गरीबी बढ़ती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण उसके अनुपात में नौकरी सृजित नहीं हो पाती, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है, जो गरीबी को बढ़ाती है। यद्यपि बेरोजगारी निर्धनता का एक मुख्य कारण है, परंतु निर्धनताओं में वृद्धि के अन्य कारक भी हो सकते हैं। निर्धनता डायरेक्ट बेरोजगारी से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो निर्धनता है, ये जो गरीबी है, उसमें वृद्धि का और भी कारण हो सकता है। वो क्या कारण है? इसका एक चक्र चलता है, इसको देखिए। कोई आदमी अगर गरीब है, गरीब जन्म लेता है, उसका बच्चा भी गरीब हो जाता है, उसका बच्चा भी गरीब हो जाता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सब गरीब ही जन्म लेता है और गरीब ही मर जाता है। उसका कारण है गरीबी का दुष्चक्र, आय समानता, मतलब इनकम में असमानता है। ये गरीबी का दुष्चक्र को बताता है। जैसे ही लोग शिक्षित हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, और वो नौकरी करेंगे, इनकम करेंगे, या कोई अन्य स्रोत से उसके घर में पैसा आएगा, तो गरीबी से वो बाहर निकल जाएंगे। तो गरीबी से बाहर निकलने का सबसे अच्छा टूल है कि पढ़ना लिखना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, तभी आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रह जाइएगा। दूसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, करप्शन। सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार। तो सरकारी सेवा या फिर कोई योजना आता है, गरीब तक पहुंच नहीं पाता है, उससे पहले नेता, लीडर और भी जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, वो सब पैसा खा जाते हैं, सही चीज सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण गरीबी जहां है वहीं पे रहती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ये भी एक कारण है कि जरूरत से ज्यादा बच्चे पैदा करना, जरूरत से ज्यादा जनसंख्या किसी देश का, वो गरीबी का कारण बनता है। इसीलिए बच्चे दो ही अच्छे, ज्यादा बच्चा नहीं तो उससे भी गरीबी बढ़ती है। औपनिवेशिक शोषण, औपनिवेशिक शोषण भी इसका एक मुख्य कारण है। कम कृषि उत्पादकता एवं भूमिहीनता। भूमि नहीं है, जमीन नहीं है लोगों के पास, तो वो कैसे खेती करेगा? जब खेती नहीं करेगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, उत्पादकता नहीं होगा, तो फिर वो गरीबी से कैसे निकलेगा?
तो यहाँ पे जमीन की भी कमी है गरीबों के पास। जमीन रहेगा तो खेती करेगा, खेती से आमदनी होगा, उससे कुछ उसका विकास होगा, ये सारी चीजें भी नहीं होती है, इसलिए वो गरीबी के दुष्चक्र में होता है। सामाजिक असमानता एवं भेदभाव, समाज में ऊंच नीच छोटा बड़ा का ये भावना होता है, इस वजह से भी गरीबी उत्पन्न होती है। छोटे जात से बड़े जात असमानता का भाव रखते हैं, छुआछूत का भाव रखते हैं, समाज में बड़े छोटे का एक क्रम बना हुआ है, जिस कारण से लोगों के अंदर ये हीन भावना उत्पन्न होती है और वो विकास नहीं कर पाते और ये गरीबी का कारण बनता है। एक और मुख्य कारण है, वह है निरक्षरता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। कि गरीबी में आप देखें, गरीब लोगों में सबसे अधिक निरक्षर लोग पाए जाते हैं, सबसे अधिक मूर्ख, पढ़े लिखे कम लोग होते हैं, जिसके कारण ये गरीबी होती है। जहाँ शिक्षा नहीं होगा, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, उसमें महत्वपूर्ण कारक होगा गरीबी। निरक्षरता एक महत्वपूर्ण कारक होगा गरीबी का। सांस्कृतिक कारण भी होता है कि पुराने जमाने से तकियानुसी बातें आ रही है, उस संस्कृति को हम ढो रहे हैं कि हम बड़े जात हैं, हम छोटे जात के साथ नहीं खाएंगे, वो छुआछूत का भावना रखेंगे। समाज में सांस्कृतिक चीजें भी हैं, कभी कभी मानवता को सप्रेस करती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। और एक महत्वपूर्ण कारण कुपोषण है। आधारभूत संरचना का निम्न विकास, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण एटसेट्रा भी गरीबी का कारण होता है। कुपोषण मतलब कि सही खाना नहीं मिल पाना, सही पोषण नहीं मिल पाना, जिससे उसका शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है, जिस कारण वो व्यक्ति सही सोच नहीं पाता है, सही से खुश नहीं रह पाता है, उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इस वजह से भी निर्धनता आती है। एक है जलवायु एवं भौगोलिक कारक। कई जगह निर्धनता का कारण वहाँ का जलवायु भी है और वहाँ का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, भौगोलिक कारक है, वो भी जिम्मेदार होता है। अब बोलेंगे कैसे? अब मानो आप मेघालय में रह रहे हो, वहां पे मासिन राम में काफी बारिश होती है, वहां पे अगर किसान रहने लगे तो जो बारिश से संबंधित खेती है वही कर पाएगा। लेकिन अगर वहां पे कृषि हो ही नहीं सकता, या फिर आप राजस्थान में हैं, आप सहारा क्षेत्र में हैं, जहाँ पे सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल है और वहां पे कोई ऐसा कृषि का कार्य नहीं हो सकता, अगर आप कृषि पर डिपेंडेंट है, वो क्षेत्र ही बिना कृषि वाला है, तो वहां भी ये कारक उत्पन्न हो सकते हैं, उनके विकास में बाधा हो सकता है। यहाँ पे उदाहरण के थ्रू समझाया गया है। देखिए, जिस राज्य में उच्च साक्षरता दर है, जहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ गरीबी कम है। उसका एग्जाम्पल है केरल। केरल में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मैक्सिमम, मतलब वहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वहाँ पे निम्न गरीबी है, वहाँ पे गरीबी है ही नहीं। बिहार को देख लीजिए, बिहार में निम्न साक्षरता है, यहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे उच्च गरीबी है, यहाँ पे गरीब ज्यादा रहता है। गरीबी के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने ही दिख रहा है कि सबसे बड़ा कारक क्या है? साक्षरता, पढ़ाई लिखाई, ये जरूरी है, तभी गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। निष्कर्ष है, यद्यपि भारत में गरीबी के लिए बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, केवल इसके लिए गरीबी को जिम्मेदार ठहराना जटिल बहुआयामी मुद्दों को सरल बनाता है। कृषि संकट, अशिक्षा, जनसंख्या दबाव, सामाजिक असमानताएं और खराब स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे जैसे विविध कारक सामूहिक रूप से देश भर में गरीबी की व्यापकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि भारत में निर्धनता निवारण हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इसका और तीव्र तथा पारदर्शी रूप से क्रियान्वयन करके इस समस्या का निराकरण कर भारत को सर्वांगीण विकास के लिए अग्रसर किया जा सकता है। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था और काफी डिटेल्स में हम लोगों ने इसको देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? इसको बताना है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा देश में एक प्रमुख सार्वजनिक समस्या है। ये बहुत बड़ा समस्या है, ये लिखना है आपको। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2021 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में वर्ष 2020 की तुलना में 15.3% की वृद्धि देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या वर्ष 2020 में 56.6% से बढ़कर 2021 में 64.5% हो गई है। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर यह दिखा रहा है कितना अपराध बढ़ा है, ये लिखना है। महिलाओं के प्रति अपराध की निम्न प्रवृत्तियां विद्यमान है। वो है बेरोजगारी, पहला। दूसरा है साइबर उत्पीड़न, ये साइबर क्राइम जो होता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी,
इसके थ्रू भी महिलाओं के साथ अपराध होता है। घरेलू हिंसा भी है, अपहरण एवं बलात्कार है, यौन शोषण है। यौन शोषण, अपहरण एवं बलात्कार, ये सारी चीजें जो है बहुत ही प्रमुख मुद्दा है महिलाओं के प्रति अपराध की प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए। इसको कोट किया जा सकता है अपने आंसर में। महिलाओं के प्रति अपराध के निम्न कारण है। पितृसत्तात्मक मानसिकता, मतलब ये जो भारत का कल्चर है वो हम आप पहले ही बोले थे ना कि तकियानुसी जो कल्चर है हमारा भारत का, यहाँ पे पितृसत्तात्मक है कि हर परिवार में जो गार्जियन होगा वो पुरुष होगा। वहां पे ये मानसिकता भी इसके अपराध का कारण है। दूसरा है कानूनी प्रतिरोध का अभाव। तीसरा है अपर्याप्त सुरक्षा अवसंरचना। और चौथा है महिलाओं की पुरुषों पर सामाजिक एवं आर्थिक निर्भरता। प्रतिदृश्य काउंटर व्यू, बड़ी रिपोर्टिंग बनाम वास्तविक वृद्धि। महिलाओं की पुरुषों पर सामाजिक एवं आर्थिक निर्भरता के कारण भी उन पर अपराध बढ़ता है। जागरूकता और शिक्षा, महिलाओं में जागरूकता और शिक्षा की कमी है, जिसके कारण मीडिया कवरेज तथा रिपोर्टिंग ये सारी नहीं हो पाती है और वो इसका शिकार बनती है। विधायी परिवर्तन, वर्ष 2012 के निर्भया मामले के बाद कानूनी सुधारों ने यौन अपराधों की परिभाषा का विस्तार किया है। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जो विधायी परिवर्तन हुआ है उनसे भी थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन इस तरह की चीजें रोकने के लिए और भी सशक्त कानून की आवश्यकता है, तभी इन सारी चीजों में सुधार आएंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के बढ़ते आंकड़े महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि के संकेत देते हैं। हालांकि एक सूक्ष्म समझ आवश्यक है, जबकि वास्तविक घटनाएं विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के कारण बढ़ सकती है। बढ़ती जागरूकता और बेहतर कानूनी तंत्र, बढ़ी हुई रिपोर्टिंग भी संख्या में योगदान करती है। इसलिए हालांकि रिकॉर्ड किए गए मामलों में एक निश्चित वृद्धि हुई है, यह जरूरी नहीं है कि वास्तविक घटनाओं में समान वृद्धि के बराबर हो। इस समस्या के निराकरण हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, और ये दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? संवेदीकरण कार्यक्रम, मजबूत कानूनी ढांचा, बेहतर पुलिसिंग, जागरूकता अभियान, सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का क्रियान्वयन। अतः इस मुद्दे से निपटना केवल संख्या कम करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भारत अपनी सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान प्रदान करे। नंबर 7, महासागर संसाधनों का भंडार है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। महासागर रिसोर्सेज का भंडार है, संसाधनों का भंडार है, ये कैसे? पृथ्वी का लगभग 70% से अधिक भाग जल निकाय के रूप में महासागरों में व्याप्त है। हम सभी को बचपन से पता है कि पृथ्वी पर 70% से अधिक पानी है और पृथ्वी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। समुद्र के पानी तथा तलहटी क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीव और निर्जीव संसाधनों को समुद्री संसाधन कहते हैं। बोला गया है कि समुद्र के पानी के तलहटी में और उस क्षेत्र में जो पाए जाने वाले सजीव निर्जीव संसाधन है उसको समुद्री संसाधन कहते हैं। महासागरीय संसाधनों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया जा सकता है। वो कौन कौन सा है? एक होता है जैविक संसाधन और दूसरा होता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में मत्स्य पालन को लेंगे, जिससे दुनिया भर के अरबों लोगों को प्रोटीन स्रोत प्राप्त होता है। मछली खाने से प्रोटीन मिलता है और मत्स्य पालन एक बिजनेस के रूप में भी, संसाधन के जैविक संसाधन के रूप में भी हम उपयोग करते हैं। विशेष रूप से न्यू फाउंडलैंड, ग्रांड बैंक और दक्षिण पूर्वी एशिया में शुंडा सेल्फ। अजैविक संसाधन में आता है तेल और प्राकृतिक गैस, जिसमें बॉम्बे हाई, मैक्सिको की खाड़ी जैसे अपतटीय क्षेत्र। तो समुद्री संसाधन में तेल, प्राकृतिक गैस, इन सब का भंडार पाया जाता है और ये हमारे लिए अजैविक संसाधन है। विभिन्न खनिजों एवं धातुओं की उपलब्धता जैसे मैंगनीज, पॉलीमेटलिक, सल्फाइड, कोबाल्ट, जस्ता इत्यादि भी पाई जाती हैं। तो ये अजैविक संसाधन है। यहाँ पे समुद्री वनस्पति की बात करते हैं, ये जैविक संसाधन में आएगा। जैसे केल्प जैसे समुद्री शैवाल का प्रयोग भोजन, फार्मास्यूटिकल और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। ये केल्प जो है ना, केल्प ये समुद्री शैवाल है जिसका उपयोग भोजन के लिए, दवा के लिए और ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए। इन्हें कैरेजेनन के लिए भी काटा जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योग में होता है। अब अजैविक संसाधन में आता है नमक एवं ताजा पानी। नमक निष्कर्षण के लिए महासागर व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसके अलावा अलवणीकरण के माध्यम से वे मीठे पानी के स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं, जो शुष्क क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। यह अजैविक स्रोत है।
जैविक स्रोत में समुद्री जीव जैसे मछली के अलावा महासागर में मोलस्क, क्रस्टेशियंस और उपभोग और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण अन्य समुद्री प्रजातियों का घर है। तो ये भी संसाधन है हमारा। ऊर्जा एवं अन्य संसाधन अजैविक संसाधन है, जिसमें महासागरीय तापीय ऊर्जा, लहर एवं ज्वारीय ऊर्जा, बायोमेडिकल रिजर्व, स्पंज और मूंगे का मेडिकल उपयोग, ये सारा अजैविक संसाधन है। महासागर अपने जैविक और अजैविक संसाधनों के विशाल भंडार के साथ वास्तव में दुनिया के भंडार गृह के रूप में काम करते हैं। इन संसाधनों में ने न केवल आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया है, बल्कि विश्व भर में तटीय समुदायों की संस्कृतियों और आजीविका को आकार देने में मौलिक रहे हैं। अतः सतत दोहन, सस्टेनेबल एक्सप्लोरेशन, R&D, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग UNCLOS के माध्यम से महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए उनकी क्षमता का उपयोग करना एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य का मार्ग है। प्रश्न संख्या 8, कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं? कृषि में मिट्टी का जो प्रोफाइल होता है ये तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है, इसको आपको दिखाना है, लिखना है कैसे। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत रूप से चलती रहती है। मृदा प्रोफाइल से तात्पर्य मृदा के ऊपरी सतह से आधारभूत भाग के ऊर्ध्वाधर काट विभिन्न परत से है। मृदा आंतरिक संरचना, संगठन और इतिहास का ही मृदा प्रोफाइल है। क्योंकि मिट्टी ही कृषि के लिए प्राथमिक संगठन है, अतः मृदा प्रोफाइल की समझ आवश्यक है। जहां संस्तर स्थिति का ऊपरी भाग हॉरिजॉन, जिसे ऑर्गेनिक हॉरिजॉन कहलाता है, जो ह्यूमस से संतृप्त माइक्रोबियल गतिविधि एवं उर्वरता के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं संस्तर का निचला भाग कार्बनिक पदार्थ से समृद्ध है, जिसे सबसे उपजाऊ परत के रूप में अवस्थित है। यहाँ पे मिट्टी का 2 परत दिखाया गया है। जो ऊपरी परत है उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक हॉरिजॉन, जिसमें ह्यूमस पाया जाता है, ऑर्गेनिक हॉरिजॉन जिसमें ह्यूमस पाया जाता है। और निचला जो स्तर है, निचला जो भाग है उसको कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, जिसमें सबसे उपजाऊ परत इसको बोला जाता है, वो ह्यूमस के नीचे होता है, नीचे वाली स्थिति होती है, उसमें कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, देखिए ये मृदा का ऊपरी परत है जिसमें ह्यूमस पाया गया, और ये ऊपरी मृदा की परत है। जैसे ही पौधा उगता है तो ये नीचे की तरफ जाता है, और उप मृदा अपक्षित पदार्थ होता है, जैसे बालू, गाद, चिकनी मिट्टी, ये नीचे पाया जाता है। ह्यूमस और संस्तर स्थिति जो है मृदा की ऊपर वाली, उसके नीचे पाया जाता है, इसको उप मृदा बोलते हैं। ये जो मिट्टी का परत है ऊपर वाला, इसमें ह्यूमस पाया जाता है, और नीचे वाले में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, जहां इसको उपजाऊ परत बोलते हैं। यहाँ से पौधे का विकास होता है। संस्तर स्थिति परतों से निक्षालित खनिजों और कार्बनिक पदार्थों को जमा करता है, जिससे जल प्रतिधारक एवं जड़ विकास पर असर पड़ता है। संस्तर आंशिक रूप से मूल सामग्री होती है जो ऊपरी मृदा की परतों की खनिज संरचना को प्रभावित करती है। संस्तर अनअपेक्षित आधारशिला अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी की खनिज विज्ञान और जल निकासी क्षमता को प्रभावित करती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे याद करना है, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के निर्धारण में प्रासंगिकता। वो क्या क्या है? यह है पोषक तत्व सामग्री, जल धारण क्षमता, जड़ प्रवेश, माइक्रोबियल गतिविधि, मृदा के पीएच मान का निर्धारण और सिंचाई प्रबंधन एवं सूखा प्रतिरोध के महत्वपूर्ण टूल के रूप में। मृदा को स्वस्थ रखना और फर्टिलाइज यानी उर्वरता पूर्ण बनाना है, तो उसमें पोषक तत्व की सामग्री होनी चाहिए, जल धारण क्षमता होनी चाहिए, जड़ प्रवेश कर पाए, माइक्रोबियल गतिविधि हो, मृदा के पीएच मान का निर्धारण होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पीएच मान अम्लीय हो जाए तो वहां पे कुछ होगा ही नहीं। प्रबंधन जो है सिंचाई प्रबंधन एवं सूखा प्रतिरोध के महत्वपूर्ण टूल का रूप यहाँ पे उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि फसल चयन में वैज्ञानिकता, सिंचाई की सतत प्रणाली एवं मृदा संरक्षण के वैज्ञानिक उपाय द्वारा मृदा प्रोफाइल की अनूठी टेपेस्ट्री को समझकर अधिकतम फसल पैदावार एवं न्यूनतम मृदा क्षरण प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। रोहिंग्या शरणार्थी संकट दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दा है। ये शरणार्थी म्यांमार के रखाइन प्रांत के जातीय अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ये शरणार्थी कहाँ से आए हैं? म्यांमार से, और ये रखाइन प्रांत के अल्पसंख्यक हैं जिन्हें लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक का दर्जा भी मिला है, जो अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों विशेष रूप से बांग्लादेश में रह रहे हैं। संकट की उत्पत्ति क्यों हुई?
रोहिंग्या संकट की जड़ें म्यांमार की लगभग 134 जातीय समूहों में से एक के रूप में उनकी गैर मान्यता से जुड़ी है। इनको मान्यता ही नहीं मिला है म्यांमार में। वर्ष 1982 के बर्मी नागरिकता कानून द्वारा नागरिकता से वंचित रोहिंग्याओं को प्रणालीगत भेदभाव, बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच और हिंसक अभियानों का सामना करना पड़ा। अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी आरसा के हमलों के जवाब में वर्ष 2017 की सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, जिससे रोहिंग्याओं का पड़ोसी देश में महत्वपूर्ण पलायन हुआ। ये जो रोहिंग्या हैं, इनको नागरिकता नहीं मिला है और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनसे इनको वंचित रखा गया हो रहा है। इसके जवाब में अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, जिसको आरसा बोलते हैं, इन्होंने हमला किया और म्यांमार सरकार ने 2017 में सैन्य कार्रवाई की अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के विरुद्ध और इनको देश से निकालने का कार्रवाई शुरू कर दिया गया सैन्य कार्रवाई में, और इन पर काफी अत्याचार किया गया, जिससे रोहिंग्या जो है वो म्यांमार छोड़कर भागने लगे और पड़ोसी देश में जाकर पलायन करने लगे। यही कारण है मेन। नेपाल और श्रीलंका यद्यपि कम संख्या में मेजबानी करते हैं, लेकिन अपने सापेक्ष आकार एवं क्षमताओं को देखते हुए अभी भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया में वर्तमान शरणार्थी स्थिति यहाँ पे बताई गई है कि दक्षिण एशिया में जो शरणार्थी रहते हैं वो नेपाल और श्रीलंका में रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं। कराची क्षेत्र में लगातार इनकी वृद्धि हो रही है। भारत में भी कई हजार रोहिंग्याओं ने जम्मू कश्मीर, तेलंगाना तथा हरियाणा राज्य में शरण ली है। और बांग्लादेश में कॉक्स बाजार, यहाँ 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी। कुटुपालोंग शिविर दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती है। तो सबसे ज्यादा रोहिंग्या 10 लाख से अधिक बांग्लादेश में रह रही है और कॉक्स बाजार में रह रही है, और दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी शिविर भी है। अब यहाँ पे जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या हैं? संसाधनों पर दबाव। भीड़ भाड़ वाले शरणार्थी शिविर विशेष रूप से बांग्लादेश में स्थानीय समुदाय के लिए चुनौतियां हो रही है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, यहाँ कट्टरपंथ अपराध, मादक पदार्थ तस्करी, सीमित अवसर से अपराध भी बढ़ रहा है। कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ है। मेजबान देश रोहिंग्याओं की कानूनी स्थिति से जूझ रही है, अक्सर उनके एकीकरण और नागरिकता का विरोध कर रही है। मानवीय मुद्दे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और रोजगार के अवसर तक सीमित पहुंच शरणार्थी आबादी की कमजोरियों को बढ़ाती है। ये सारी मुद्दे हैं। निष्कर्ष क्या है? रोहिंग्या शरणार्थी संकट सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए एक चुनौती नहीं है, बल्कि जातीय उत्पीड़न को रोकने और संबोधित करने में वैश्विक विफलता का प्रतिबिंब है। जबकि दक्षिण एशियाई देशों को इसका तत्काल खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन इसे संबोधित करने की जिम्मेदारी वैश्विक समुदाय तक बढ़ जाती है। अतः क्षेत्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता, मानवीय सहायता एवं स्थायी समाधान जैसे उपायों के माध्यम से रोहिंग्या संकट को संबोधित करने में दुनिया के पास न केवल करुणा प्रदर्शित करने का, बल्कि मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर है। तो यहाँ चुनौतियों में आप लिख सकते हैं कि मानव संसाधन पे दबाव पड़ रहा है। जो मेजबान देश है वो, उनके पास भी तो पीपल है, उनके भी नागरिक हैं, तो उन संसाधनों का यहाँ पे दबाव पड़ रहा है। उनका संसाधन कम पड़ सकता है, यहाँ करी बढ़ सकती है। कानूनी जो लॉ एंड ऑर्डर है ये बिगड़ सकता है। ये सारी चीजें, मानवीय मुद्दे भी हैं, ये सारा डिस्कस आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 9 नंबर चैनल, 9 नंबर चैनल 9 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको, हिंद महासागर में स्थित भारतीय क्षेत्र लक्षद्वीप से मिनीकाय को पृथक करता है। ये 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनीकाय को अलग करता है। यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जिसका नाम इसके अक्षांश के नाम पर रखा गया है, और ये 9 डिग्री चैनल के उत्तर में कल्पेनी सुहेली पार मलिकू एटोल के लक्षद्वीप को, दक्षिण में कवरत्ती, एंड्रोथ और अगत्ती के अमीनी द्वीपों से अलग करता है। यहाँ पे दिखाया गया है 9 डिग्री चैनल। देखिए, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पे मिनीकाय है, और इन दोनों के बीच में जो ये चैनल है ना, इसी को 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये अलग करता है। आप नक्शा भी बना सकते हैं और दिखा सकते हैं। सामरिक महत्व क्या है? समुद्री मार्ग। 9 डिग्री चैनल वाणिज्यिक शिपिंग और समुद्री परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कमर्शियल जो शिपिंग हो रहा है और जो समुद्र में परिवहन है उसके लिए महत्वपूर्ण है। यूरोप, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व एशिया के बीच चलने वाले जहाज अक्सर इसी चैनल का प्रयोग करते हैं। इसी चैनल का उपयोग करके यूरोप, मध्य पूर्व और जो पूर्व एशिया के देश हैं इसका उपयोग करते हैं, यहाँ से जहाज ले जाते हैं। नौसेना, नौसैनिक अभ्यास एवं मार्ग सुरक्षा निगरानी हेतु इसका उपयोग किया जाता है। रणनीतिक
स्थानों के लिए प्रवेश द्वार। 9 डिग्री चैनल कई रणनीतिक रूप से आवश्यक स्थानों जैसे हॉर्मुज जलमरुमध्य और मलक्का जलमरुमध्य के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे याद रखना है, हॉर्मुज जलमरुमध्य और मलक्का जलमरुमध्य के बीच ये प्रवेश द्वार है, जो दोनों वैश्विक तेल परिवहन में महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। जो तेल का परिवहन होता है तो यहाँ पे उसका चेक पॉइंट भी है। आर्थिक क्षेत्र, इस चैनल के आसपास का पानी समुद्री संसाधन से समृद्ध है और ये इसका बहुत ही बड़ा महत्व है आर्थिक रूप से। भारत का विशिष्ट आर्थिक जोन EEZ इस क्षेत्र तक फैला हुआ है, जो विभिन्न समुद्री गतिविधियों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। अब चुनौतियां क्या क्या है इनके लिए, अवसर एवं चुनौतियां यहाँ पे लिखेंगे। ब्लू इकोनॉमी, अवसर के लिए अवसर है ये ब्लू इकोनॉमी। दूसरा है नौसेना कूटनीति, मित्र देशों के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास यहाँ पे होता है। चुनौतियां है यहाँ पे कि जो समुद्री डकैती होता है और क्षेत्रीय विवाद, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है ये समुद्री डकैती, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से वाणिज्यिक जहाज आती है, इनकी लूटपाट यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं, अतः 9 डिग्री चैनल भारत की क्षेत्रीय एवं आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्नत नौसेना निगरानी, समुद्री सहयोग एवं पारिस्थितिकी आधार पर सतत उपायों के माध्यम से 9 डिग्री चैनल दुनिया के कई महत्वपूर्ण जलमार्गों की तरह आधुनिक विश्व की परस्पर जुड़ी प्रकृति और शांति सुरक्षा बनाए रखने में राष्ट्रों की साझा जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। ये 9 डिग्री चैनल का महत्व है। अब सेक्शन बी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।